राजनीतिक झगड़े तो होते थे, राजनीतिक विचारधाराएं अलग रहती थी, पॉलिटिकल पार्टीज अलग रहती थी, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई भी ऐसे एक पक्ष को छीन सकता है और ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। मुझे लगता है कि जो किसी के मन में नहीं था, जो गंदा पॉलिटिक्स है, राजनीति कितनी गंदी हो सकती है, वो आज ये 40 गद्दारों ने दिखा दिया है। शायद उनको अगर वहां जाना था तो खुशी से जाते, अगर उनकी विचारधारा बदली होती, उनको लगता है कि हमने कुछ गलत किया होता या कुछ कुछ भी उनके मन में होता, तो वो वहां जा सकते थे। वो जिस पार्टी के साथ अभी जुड़े हैं उस पार्टी में खुशी से जा सकते थे, लेकिन इस्तीफा देके चुनाव लड़के जा सकते थे। उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये जो उन्होंने किया है वो सिर्फ शिवसेना को धोखा नहीं है, तो पूरे लोकतंत्र को हमारे देश में धोखा है, संविधान को धोखा है। लेकिन आपने देखा होगा दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे का जो भाषण था वो बार बार इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे, और इसी का जिक्र नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जब रेड फोर्ट से उन्होंने भाषण किया, लाल किले से भाषण किया, उसमें भी उसका जिक्र था। बार बार एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, शिवसेना बाला साहब के विचारों से चलने वाली पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आज की स्थिति में उनका यह दावा है कि उनके पास बहुमत है, पार्टी के 55 विधायक अगर जीत कर आए हैं तो उसमें से 40 विधायक उनके साथ में हैं, 19 सांसद जीत कर आए हैं तो लोकसभा के 12 सांसद उनके साथ में हैं। ऐसा होते हुए अगर बहुमत उनके साथ में है, जो जीत कर आए हुए लोग उनके साथ में हैं, तो इस सूरत में वही असली शिवसेना होती है। तो यानी जो आपने जिनको चुनाव से जितवाया वो सारे लोग, उसमें से मेजॉरिटी लोग हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए हैं, और इसीलिए शिंदे दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनकी है। आदित्य, नहीं साहिल जी, अगर मैं आपके घर पे आऊं और आपके पीछे जो किताबें हैं वो अपने बैग में लेके बिना पूछे लेके जाऊं, तो क्या मेरा दावा उन किताबों पे बनता है? न्याय व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है, प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते, पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी ऐसे होती नहीं है। अगर चुनाव लड़ना है तो आपको चुनाव के सामने जाना पड़ेगा, इस्तीफा दे दो और जो करना है करो, खुशी से करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो दावा है कि नंबर्स है, ये है, वो है, ऐसी गुटबाजी, अगर ये गद्दारी लेजिटिमाइज करने जाए तो आप सोचिए कि ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ शिवसेना नहीं, तो हर एक राज्य में किसी भी नेशनल पार्टी को या रीजनल पार्टी को धोखा बन सकता है। कल कोई कुछ भी मांग लेगा, कल कोई कांग्रेस या भाजपा या जेएमएम या सपा कुछ भी कहेगा कि हमारा है, कोई भी गुट कह लेगा। तो यही मुद्दा रहता है, यही मुझे लगता है पॉइंट है कि ये जो गद्दारी हुई है वो लेजिटिमाइज हो सकती है क्या? हमारे संविधान में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि लेजिटिमाइज कुछ हो सकते हैं। सबसे अहम चीज यही रहती है। और जो आपने भाषण का जिक्र किया, मैं तो हमारे शिवतीर्थ के दशहरा मेळावे पे था, क्योंकि वही एक दशहरा मेळावा होता है। दूसरे यहाँ तो एक पढ़ा गया हुआ भाषण था, एक स्क्रिप्ट दी दी थी, और उनके पीछे जो मंत्री महोदय बैठे थे शायद उन्होंने भी सुना नहीं, क्योंकि वो भी सो गए थे। तो पहले उन्होंने अगर सुना हो तो हम सुन सकते हैं। आप देखते होंगे उस समय भी काफी सारे चैनल्स ने भी दिखाया कि वहां जो क्राउड आया था वो कोई बंगाल से कोई लेबर आया था, कोई बिहार से लाया गया था। ऐसे कहते हैं कि मंत्रालय का जो टेम्पररी स्टाफ है उनको भी कहा गया था कि आप भी आके वहां हाजिरी लगा के जाओ। तो वहां तो मेला चल रहा था, सर्कस चल रही थी। काफी सारे लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, बेचारों को बस में बिठाया गया और लाया गया। तो इसे कोई राजनीति नहीं कहते, ये तो सर्कस हुई। नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो दावा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कि सिर्फ ठाकरे परिवार का ही कोई सदस्य पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, हो सकता है कि कोई शिंदे भी पार्टी का अध्यक्ष बने, यही वो दावा करने की कोशिश कर रहे थे। यही उनके मन में दूसरी बात तरफ है, यही मैं कहना चाहता हूं आपके पार्टी के अंदर कि उनके मन में ठाकरे परिवार की तरफ जो नफरत है, और जो अभी तक कहते आए कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के प्रति उनके मन में प्यार है, आदर है, उद्धव साहब के प्रति उनके मन में प्यार है, आदर है, उनके मन में नफरत थी, उनके मन में कुछ खोट थी और इसलिए वो चले गए। अगर इतनी किसी की प्राइवेट कंपनी नहीं होगी और किसी को इतना खुद पे यकीन है, खुद की ताकत पे यकीन है, खुद की जो एक ये ऑरा है उस पे यकीन है, तो चलो इस्तीफा दे दो, आओ चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव साथ में। अगर वो 40 गद्दार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो मैं भी इस्तीफा दूंगा, और चलो 41 लोग चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, जनता को फैसला करने दो। लेकिन और एक चीज काफी इसमें अहम रखती है, क्योंकि क्या है कि बार बार ये कहा गया कि अगर उद्धव ठाकरे 2019 में बीजेपी का साथ नहीं छोड़ते तो उनकी पार्टी पर इस तरीके से संकट नहीं आता, उनके लोग उनके साथ में रहते। खुद एकनाथ शिंदे कई बार ये बात कह चुके हैं, बीजेपी के नेता ये बात कई बार कह चुके हैं।
क्या इसको लेकर कोई आत्मचिंतन हुआ, या आपको लगता है कि 2019 में जो आपने फैसला लिया वो सही था? अगर वो फैसला नहीं भी लेते तब भी आपके साथ यही बात हो सकती थी? क्या लगता है आपको, क्या आपसे गलती हुई 2019 में आपने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, चुनाव साथ में लड़ने के बाद छोड़ दिया? जी। मेरा एक ही कहना है कि अगर जो हमारी बात तय हुई थी हाफ एंड हाफ की सीट्स लड़ने में और सीएम डीसीएम के पावर शेयरिंग में, जो सेना बीजेपी का एक पैक्ट था, अलायंस थी, अगर वो बात उसको आगे लिया जाता था तो अभी जो हो रहा है वो शायद 2.5 साल पहले होता और अभी बीजेपी का सीएम होता, और वो भी बिना खोके के। लेकिन आप ये देखिए, बीजेपी तो दावा कर रही है कि उन्होंने बाला साहब का सपना पूरा आप ये देखिए कि तो यही तो हम कह रहे थे 19 में करो, तब तो मान रहे नहीं थे, तब विश्वासघात हुआ। और यही हम कहना चाहते हैं कि जो विश्वास हमें हमारे नए दोस्तों ने दिया, एलाइज ने दिया, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, अन्य सारे मित्र पक्ष हो, उन्होंने तो यही कहा था कि उद्धव साहब के साथ वो पूरे 5 साल काम करेंगे। अच्छा, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि विश्वास से सरकार बना है। सरकार अलग अलग विचारधारा की भी हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अपनी विचारधारा न छोड़ के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, उस पे कर रहे थे। कोविड में कहीं भी विचारधारा किसी की भी आड़ नहीं आई। कोविड में हमने तो जाने बचाई, सिर्फ देश में नहीं तो पूरे दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई थी। तो गलत क्या हुआ यार, 2.5 साल बाद ये गद्दारों को कैसे याद हुआ कि अरे नहीं नहीं, उसी युति में जाना चाहिए? 2.5 साल में तो पूरी जो मजा करनी थी, जो भी करना था उन्होंने करी थी। शपथ जो ले रहे थे शपथ ग्रहण के समय, तो उन्हीं के साथ ले रहे थे, कांग्रेस एनसीपी तो साथ में ही थी। तो फिर 2.5 साल में ऐसे क्या हुआ कि उनको लगने लगा नहीं नहीं कुछ गलत हुआ, अभी प्रायश्चित करना जरूरी है। और प्रायश्चित भी कैसे? कि जिसने अपने को बनाया, जिसने हमें पूरा जो भी है वो दिया, उसी के पीठ में खंजीर खुबस कर खुद मुख्यमंत्री बने, वो भी इलीगल मुख्यमंत्री बने। ये प्रायश्चित होता है? ये तो मजाक की बात हुई। लेकिन आदित्य, बार बार ये बात, चूंकि आप इतने सालों से अभी राजनीति में है, 2014 के बाद आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हमको दिख रहे हैं, विधायक आप 2019 में बने, मंत्री आप बने हुए हैं, आपने भी बाला साहब के भाषण सुने होंगे। अभी जो पॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत जरूरी होता है और एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जाती है। जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ मैं कभी गठबंधन नहीं करूंगा, ये बात कहते थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी उन्होंने कई बार भाषणों में जिक्र किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, शिवसेना को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर उन्हें साथ में रहना जरूरी है। अब वही भाषण आपके सामने रखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि देखिए, बाला साहब तो ये कहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सत्ता के लिए, जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, आदित्य ठाकरे मंत्री बनना चाह रहे थे, और इसीलिए आपने कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। बीजेपी के साथ वो पॉसिबल नहीं होता और इसीलिए किया गया। ये जो नैरेटिव किया जा रहा है उसका जवाब आप किस तरीके से देंगे? देखिए, नैरेटिव और परसेप्शन, ये दो शब्द जो है वो काफी सुपरफिशियल रहते हैं। जहां विचारधारा नहीं होती है, जहां मूल विचार नहीं रहते हैं, वहां नैरेटिव और परसेप्शन की बात होती है, और वो परसेप्शन बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग ये करने की कोशिश करती है। वैसे ही यानी एक मास्क होता है नैरेटिव तो, और वही गद्दारों ने पहना हुआ है, वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश ने देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। अगर विचारधारा को न छोड़ते हुए अगर किसी के साथ जाए, अलायंस करे और महाराष्ट्र के लिए काम करे, तो पहला हमारा धर्म होता है कि लोगों की सेवा करे, सच बोले और सच के साथ रहे, और वही हम करते आए हैं। और अगर आप हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की भी विचारधारा देखें, उनके भी, ठाकरे साहब के अगर भाषण देखें, तो उन्होंने कभी किसी का विरोध, ये सिर्फ राजनीतिक किया है, पर्सनल हेट्रेड कभी नहीं किया। उनकी दोस्ती थी, अगर आपने देखा तो इंदिरा जी के साथ भी उन्होंने काफी सारे फोटोज उनके साथ है। तो ये अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स इवॉल्विंग होती है, और जो भी देश के लिए सही, महाराष्ट्र के लिए सही, वो उन्होंने करते आए हैं। पीडीपी के साथ तो हमने युति नहीं की थी। तो अगर उधर की विचारधारा बदल सकती है, तो हम तो विचारधारा को पकड़ के हैं। जी, अब भी शायद पॉलिटिक्स इवॉल्विंग नहीं है, पॉलिटिक्स रिग्रेसिंग हो रहा है। इवॉल्व होता है। इतनी गंदी राजनीति मैंने तो देखी नहीं है कभी। नहीं, पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रहा है, आपने कहा कि क्या ये एक नया पॉलिटिक्स देखा जा रहा है? क्योंकि उस दिन उद्धव ठाकरे दशहरे के रैली में जो भाषण कर रहे थे उसमें वो बार बार ये इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी का हिंदुत्व और शिवसेना का हिंदुत्व ये दो अलग अलग बातें हैं।
हमने देखा कि बिल्किस बानो की जो घटना हुई, उनके जो रेपिस्ट थे उनको जिस तरीके से छोड़ा गया, उसका जिक्र उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में किया। आरोप यह लग रहा है कि आप सेक्युलर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, आप अपनी विचारधारा बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इवॉल्व हो रहे हैं इस तरीके से, यह सोचते हुए कि हिंदुत्व का नारा जो बाला साहब देते थे, तब महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना को देखा जाता था, बीजेपी नंबर 2 का पार्टनर था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आने के बाद अब हिंदुत्व पर बीजेपी की पकड़ हुई है। ऐसे में शिवसेना अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रही थी पॉलिटिकली, और इसके लिए यह नया रास्ता चुना गया। क्या यह पॉलिटिक्स ऑफ ये नया जिसे कहते हैं कि एक नया उदय है पॉलिटिक्स में, आपकी विचारधारा में एक नया संशोधन आप एक तरीके से कर रहे हैं, या हिंदुत्व को नए सिरे से देखने की कोशिश अब आपके तरफ से की जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसमें अगर जैसे मैंने कहा ना कि इवॉल्व और रिग्रेस, ये दो अगर शब्द लेंगे तो हमें लगता है कि राजनीति आजकल रिग्रेशन में चली जा रही है। जो मैंने मेरे दादाजी से हिंदुत्व सीखा है, उसमें कभी भी किसी भी रेपिस्ट की आरती करो, पूजा करो, ये कभी नहीं कहा है। जो भी रेपिस्ट हो उसको फांसी के फंदे चढ़ाओ, यही मेरे दादाजी का हिंदुत्व था। किसी का भी रेप हुआ हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति का हो, जो रेपिस्ट होता है उसका धर्म, जात, उसकी भाषा, प्रांत न देखते हुए उसको फांसी होनी चाहिए, यही मेरे दादाजी ने कहा है। और यही मुझे लगता है कि अगर आप न्याय व्यवस्था देखें तो बिल्कुल हमारा धर्म हमारा होता है, हम धर्म के खिलाफ कोई आएगा तो हम उसके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन हमारा धर्म यह भी कहता है कि सबकी सेवा करो। और जैसे गवर्नर साहब ने एक खत लिखा था कि हैव यू सडनली बिकम सेक्युलर, और वो कब लिखा था? जब कोविड के समय में, जब कोविड की दूसरी वेव चल रही थी, तभी उनका मानना था कि सारे मंदिर, सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस खोले जाए। वहां पूजा अर्चा तो चल रही थी, किसी भी पूजा अर्चा को रोका गया नहीं था, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में, किसी भी धर्म के। लेकिन अगर मंदिर खोले जाए, स्कूल्स खोले जाए, मॉल्स खोले जाए, तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तब कितनी जाने जा सकती थी। जैसे हमने यूपी में देखा, अन्य सारे राज्यों में देखा, वैसे लाशें हमें हमारे रास्तों पे दिखी जाती थी। और तब हमारा धर्म यही कहता था कि पहला पहला हमारा धर्म यही है कि हम लोगों की जानें बचाएं, और वो हमने किया। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों की जान बचाना, लोगों की सेवा करना, इसमें कोई खोट है तो हम करते रहेंगे, इसमें कुछ गलत है तो हम करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा हिंदुत्व कहता है कि सबको साथ में लेके चलो। लेकिन हिंदुत्व की जब बात आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो शायद ही पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के पहले और शायद 2-3 बार बाद में भी, मुख्यमंत्री होने के समय भी अयोध्या गए होंगे, तो वो उद्धव साहब ठाकरे थे। हमारे साथ 2-3 कांग्रेस के एमएलए भी आए थे। अगर आप देखें तो 10 पुरातन मंदिर जो 100 साल से पुराने हैं, महाराष्ट्र में उनके जतन का काम हमने शुरुआत करी थी, फंड्स हमने दिए थे, उद्धव साहब ने दिए थे। फिर मुंबई में भी वैसे ही हमने किया था। नवी मुंबई में 10 एकड़ की जगह मैं खुद मुख्यमंत्री साहब से बात करके, यानी उद्धव साहब से तब बात करके ली थी तिरुपति मंदिर के लिए। और वो मंदिर जब आना चाहता था, स्टे इस सरकार ने दी है जो खुद को हिंदुत्व की सरकार कहना चाहता है। लेकिन हमारा हिंदुत्व थोड़ा अलग था। यही बात थी कि जब हमने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया, वो तो हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचार थे, और हमने यूपी में किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ लेके किया। तब करते हुए कहीं दंगा फसाद नहीं हुई, कहीं झगड़े नहीं हुए, किसी की जान नहीं गई। इसी को हम हिंदुत्व अलग समझते हैं कि हमने बिना दंगों के, बिना नफरत फैलाए ये सारे काम करे हैं। नहीं तो आगे का फ्यूचर क्या होगा? क्या मशाल हाथ में लेकर आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी? क्या अभी भी आपका धनुष्य बाण पर दावा रहेगा? क्या आप अपने हिंदुत्व के साथ कांग्रेस का सेक्युलरवाद साथ में लेकर महाराष्ट्र में आप अभी आगे बढ़ेंगे? किस तरीके से आगे की राजनीति किस तरीके से करेंगे आप? मुझे लगता है आगे की राजनीति, अभी तो आप देख रहे हो कि जैसे जो प्रश्न अभी महाराष्ट्र के लिए बहुत रेलेवेंट है वो तो हम उठाते जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही है, और ये देश के लिए भी है, संविधान के लिए भी है, कि आज भी आप और हम महाराष्ट्र में जीते हैं एक इलीगल सरकार के गवर्नेंस में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार की गवर्नेंस में। अभी भी ये पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी हियरिंग चल रही है। हमें पता नहीं है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं। कायदे से, कानून से देखें तो डिस्क्वालिफिकेशन इलीगल सीएम का और 40 गद्दारों का होना जरूरी है, क्योंकि गुटबाजी को कहीं पे भी, हमारे संविधान हो या कायदा कानून में हो, कहीं पे भी जगह नहीं है। तो हम शायद अपने 3 या 4 महीने एक इलीगल सरकार के तहत बता रहे हैं। दूसरी चीज,
जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, जो आजकल के युवा पूछना चाहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, रुपए का भाव गिरता जा रहा है, जैसे हमारी राजनीति गिरती जा रही है वैसे रुपया भी गिरता जा रहा है। और तीसरी सबसे अहम चीज, यानी वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट हो, उसके साथ जो आने वाले क्लस्टर इंडस्ट्रीज हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, ये तो चले गए। एयरबस टाटा महाराष्ट्र में आएगा नहीं आएगा ये भी पता नहीं। तो जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हमारी जब इंजन थी केंद्र सरकार के साथ तो दोनों इंजन ठीक चल रही थी। 6 लाख करोड़ हमारे महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आई, डायवॉस में 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। ये एक फेल्ड इंजन बिठाई गई है और ये फेल्ड इंजन महाराष्ट्र को गलत रास्ते लेके जा रही है। तो ये मेरे सामने मुझे लगता है एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो रहा है। नहीं लेकिन लेकिन आदित्य, चुनावी राजनीति नाम की भी एक चीज होती है। अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस ने आपको समर्थन पहले ही घोषित किया है। क्या महाराष्ट्र में आगे की चुनावी राजनीति शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों साथ में लड़ते हुए हमें नजर आएंगे? हर चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो, 2024 के या लोकसभा चुनाव हो, क्या उसी तरफ आपकी राजनीति रहेगी, या अभी भी बीजेपी के साथ कल अगर जरूरत पड़े तो बातचीत करने की, या शिंदे गुट के साथ में बातचीत करने की जरूरत पड़े तो आपकी तैयारी रहेगी, या अब वो रास्ते बंद हो चुके हैं, अब जो है नए दोस्तों के साथ में चुनावी राजनीति महाराष्ट्र में आपकी देखी जाएगी? नहीं, गद्दार ऐसा तो पूछे कि उनको सीट तो वापस मिलेगी कि नहीं, क्योंकि जहां वो गए हैं मुझे नहीं लगता कि उनको काफी सारी सीटें वापस चुनाव के लिए मिलेगी, क्योंकि काफी सारे लोगों ने रिटायरमेंट का प्लान बना लिया होगा शायद, क्योंकि क्लेम्स तो आ रहे हैं। हमने देखा कि कल्याण लोकसभा पे क्लेम हुआ है, ओला माजीवाड़ा पे क्लेम हुआ है, अन्य सारे जगहों पे क्लेम हुआ है। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन दूसरी बात यही रहती है कि एमवीए जो है, हम महाराष्ट्र के लिए साथ में आए थे। सारे जो अन्य लीडर्स है, जो टॉप लीडर्स है, वो डिसाइड करते रहेंगे चुनाव के बारे में। लेकिन हमारा रास्ता यही है कि अगर आप देखें तो अब भी महाराष्ट्र में और देश में किसी को भी ये गद्दारी पसंद नहीं हुई है। तो लोग जो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, मुझे लगता है कि संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए साथ में आके ये जो एक पैटर्न है, उस पैटर्न के खिलाफ लड़ना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसे पैटर्न ये रिपीट होता जाए, अगर ये पैटर्न लेजिटिमाइज होते जाए, तो हमारे देश एक गलत रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे राज्यों में ऐसी सारी गुटबाजी होती रहेगी। आखिर में एक सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और मशाल, और दूसरी तरफ बालासाहेबांची शिवसेना, ये इंटरिम फैसला है क्योंकि अभी आखिरी फैसला होना है। क्या आपके तरफ से इसकी भी तैयारी की गई है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि साफ दिख रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के रवैये से खुश नहीं है, इसीलिए आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कल अगर एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल अगर मिलता है, क्या उस सूरत में भी आप शिवसेना पर दावा रखते हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपने कुछ सोच के रखा है? वर्स्ट केस सिनेरियो जिसे कहते हैं, उस तरीके से भी आपने सोचकर तैयारी की हुई है पार्टी के कामकाज के लिए, आगे के काम के लिए? न्याय पे और न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास होना जरूरी है। अभी भी मैं यही सोचता हूं कि न्याय होगा, क्योंकि न्याय होना जरूरी है। अन्याय के खिलाफ हम भी लड़ते आए, आवाज उठाते आए, लेकिन अन्याय होना नामुमकिन है अभी, क्योंकि अगर वो हुआ तो देश को, जैसे मैंने कहा, कि काफी बड़ा संकट पैदा हो सकता है देश में। न्याय होगा क्योंकि गद्दारों को कभी भी लेजिटिमाइज कर नहीं सकते हैं। अगर ये हुआ तो काफी सारे राज्यों में, काफी सारे पार्टियों में ऐसे ही होते जाएगा। लेकिन यही विचारधारा से हम चल रहे हैं, यही तैयारी से हम चल रहे हैं कि 40 लोगों ने गद्दारी करी है, 12 एमपीज ने गद्दारी करी है। जो वार सामने से करने थे वो पीछे से करे हैं, जो अटैक आगे से करना था, चुनाव में आना था, वो तो डर रहे हैं। बीएमसी को चुनाव लेने को डर रहे हैं, किसी भी छोटे मोटे चुनाव को सामने जाने के लिए डर रहे हैं। तो उनका डर और उनकी नफरत ये लोगों के सामने है। हम तो अपना चेहरा कुछ छुपाने के लिए है नहीं, हम तो जैसे है वैसे है, जहां थे वहां ही है, कुछ चोरी की नहीं है। तो हम लोगों के सामने जाएंगे और उनके मन, उनके दिल जीत के, उनका विश्वास जीत के काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आपने हमसे बात की इसके लिए। और 3 नवंबर को महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके एक विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, और वहां पर यह फैसला जरूर होगा कि असली शिवसेना किसकी है, क्योंकि वहां पर एक बार फिर ये लड़ाई हमें देखने मिलेगी। आदित्य, आपने हमसे बात की, खुलकर बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशुतोष, आपने सुना आदित्य ठाकरे हमसे बात कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, साफ है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और आगे की लड़ाई के लिए तैयारी करके रखी हुई है। हालांकि चुनाव ही इस बात का फैसला कर पाएगा कि असली गुट कौन है, लोग किसके साथ में है।
पार्टी का कैडर किसके साथ है?